जैसलमेर में दिखा पश्चिमी विक्षोभ का असर और स्वर्ण नगरी पर मेहरबान नजर आए मेघ। बारिश और हवाओं से मौसम में ठंडक घुल गई है और कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बनी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके से बारिश और हवाओं के बीच में जैसलमेर में ठंडक बढ़ती हुई, मेघ गर्जना के साथ बारिश होती हुई। इस दौरान कुछ इलाके ऐसे जरूर जहां पानी भरने की शिकायत मिली है। सरहदी जिले जैसलमेर में बेमौसम बारिश के बाद अब रात होते होते तेज बारिश ने पूरी स्वर्ण नगरी जैसलमेर को भिगा दिया। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से जैसलमेर जिले की जहाँ 2 दिन से लगातार आंधियों का दौर बना हुआ था और आंधियों के दौर के बाद जिस तरीके से रात होते होते जमकर मूसलाधार तेज बारिश हुई और बारिश का नजारा आप तस्वीरें में देख सकते हैं कि किस तरीके से बारिश के बाद है वो लगातार तेज तूफानी है, वो बारिश हो रही है और लगातार जिस तरह से सड़कों पर है वो जलभराव की स्थिति हो गई है और लगातार तेज 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ ये बरसात का दौर बना हुआ है। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से दुकानदार है वो जल्दी में अपना सामान है वो अंदर डालने को मजबूर है और ठिठुरन है। ये बरसात का दौर है वो बना हुआ है। तो लोगों से बात करते हैं, सर कैसी बरसात हुई है, कैसा नजारा है? बहुत बढ़िया है। बहुत समय के बाद बारिश हुई है और 2 दिन से काफ़ी आंधी चल रही थी और अभी जो है मिट्टी वगैरह बैठ गई है और बारिश तो बहुत बढ़िया हुआ है। बेमौसम बारिश हुई है, अचानक बारिश हुई है, घर से ऐसे ही निकले थे तो कैसी इतनी परेशानी हुई है? अभी रुक के जाना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, जब तक बंद होएगा तब तक जाएंगे। तो मार्केट में निकले थे ऐसे ही। बिल्कुल, मार्केट में कुछ लोग निकले थे, उनको अब जितना थोड़ा है कुछ दुकानदारों से बात करते हैं कैसी तकलीफ हो रही है, अचानक एकदम बारिश आई है। दिन में बहुत गर्मी थी, अब एकदम से बारिश आ गई है, सब लोग परेशान है। एकदम अचानक बारिश आई है तो कितनी परेशानी हुई? सामान वगैरह सब भीग गया। आप देखिए कि किस तरीके से है वो जलभराव की स्थिति बन चुकी थी और साथ ही साथ जिस तरीके से है वो चारों तरफ पानी ही पानी है अब नजर आ रहा है, क्योंकि बेमौसम बारिश से कहीं ना कहीं किसानों के चेहरों पर है वो चिंता की लकीरें वो खड़ी कर दी है। मौसम विभाग के अनुसार जिस तरीके से संभावनाएं जताई थी कि आगामी 2 दिन तक जिस तरीके से बारिश हो सकती है, तो बारिश के बाद तेज तूफानी हवाओं के साथ ये बारिश का दौर है अब जैसलमेर में बना हुआ है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में अचानक तेज बारिश हुई और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ ये बारिश का दौर बना हुआ है और कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खड़ी कर दी है, क्योंकि जो रबी की फसल की बुआई हुई है तो रबी की फसल की बुआओं में तेज अंधड़ ने कहा जहाँ किसानों के चेहरे पर लकीरें खड़ी करी थी तो एकाएक तेज बारिश से कहीं ना कहीं लोगों को चौंका दिया है। सहयोगी दल में विशा के साथ सूर्यवीर सिंह तंवर, फर्स्ट इंडिया, जैसलमेर। राजस्थान हाईकोर्ट के प्लैटिनियम जुबली समारोह के उपलक्ष्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा विधिक सेवाओं के प्रचार प्रसार और जागरूकता के लिए रन फॉर लीगल एड का आयोजन किया गया। रन फॉर लीगल एड का शुभारंभ जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और जस्टिस अनूप कुमार ढंड सहित जस्टिस सुषमा मेहता ने हरी झंडी दिखाकर किया। एल्बर्ट हॉल रामनिवास बाग से रन फॉर लीगल एड का आयोजन किया गया। इस दौरान रालसा सदस्य सचिव प्रमिल कुमार माथुर, दीवार एसोसिएशन अध्यक्ष पवन शर्मा सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं। केस फॉर जॉब से साइबर धोखाधड़ी से जुड़े प्रकरण में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विकास महाजन की एकल पीठ ने अजमेर निवासी विनोद कुमार अग्रवाल की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करने के आदेश दिए। याचिकाकर्ता के एडवोकेट ने हाईकोर्ट को बताया कि इस संबंध में साइबर पुलिस नई दिल्ली ने में करोल बाग के ललित कदम ने 8,68,123 रुपए की धोखाधड़ी बताते हुए दर्ज करवाई थी, लेकिन शिकायतकर्ता कथित राशि का लाभार्थी नहीं है और न ही उसका मोबाइल नंबर किसी कथित बैंक खाते से जुड़ा हुआ है। मामले में यह भी हो सकता है कि याचिकाकर्ता और अन्य आरोपियों के मोबाइल हैंडसेट का इस्तेमाल कुछ अन्य बदमाशों ने अपने संबंधी सिम डालने के लिए किया हो और उन सिम कार्ड को बाद में बैंक खातों से जुड़ा हुआ पाया हो। सिंगल बेंच ने आदेश में कहा कि स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता का बैंक खाता कहीं भी जुड़ा हुआ नहीं पाया गया था। इसके अलावा याचिकाकर्ता के बैंक खाते में कोई पैसा भी हस्तांतरित नहीं किया गया। न्यायमूर्ति विकास महाजन की बेंच ने याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाकर उसे मोबाइल फोन जांच अधिकारी को सौंपने के निर्देश दिए। जयपुर के मिनी महल पैलेस में 18 फरवरी को हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत आगतम की शूटिंग शुरू की गई। फिल्म की लीड कास्ट सही डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और क्रू मौजूद रहे। डायरेक्टर यजुवेंद्र सिंह ने बताया कि एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। इस कहानी का लिंक 300 साल पहले की कहानी में से है।
ये 3 दोस्तों की हॉरर कॉमेडी कहानी है। इस फिल्म की शूटिंग सामौद के मिनी महल पैलेस में की जा रही है। फिल्म अक्टूबर में OTT पर रिलीज की जाएगी। जयपुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर अबू सुफियान चौहान ने 5 पाक विस्थापितों को भारत नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे हैं, जिनमें संजय कुमार, सुनीता, हर्षा, निशा और राजेश कुमार शामिल हैं। नागरिकता प्रमाण पत्र मिलने के बाद संजय कुमार ने जिला प्रशासन का आभार जताया। संजय ने कहा कि कई सालों का लंबा इंतजार खत्म हुआ और अब हम फख्र से कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं। इस मौके पर ADM सुफियान ने सभी पाक विस्थापितों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 299 पात्र आवेदकों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। पिछले महीने भी 14 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता मिली थी। राजस्थान को ERCP और ताजेवाला के MOU का तोहफा देने के बाद केंद्र अब प्रदेश के तालाबों पर मेहर बरसा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। अब प्रदेश के प्राचीन परंपरागत तालाबों की दशा सुधरने वाली है। कोटा और जयपुर रीजन के 79 तालाबों के दिन फिरेंगे। केंद्र की सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के तहत पैसा दिया जाएगा। जल संसाधन विभाग ने केंद्र से स्वीकृति मिलते ही टेंडर जारी कर दिए हैं ताकि जल्द से जल्द काम शुरू करवाया जाए। बड़ी बात यह है कि बरसों से खराब पड़े तालाबों के दिन फिरेंगे तो ग्रामीण इलाकों में पेयजल की उपलब्धता हो सकेगी। तालाब तैयार होगा तो माना जा रहा है कि गांव की पहचान फिर लौटेगी। राजस्थान में सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के तहत तालाबों का जीर्णोद्वार करवाया जाएगा। कोटा के 61 और जयपुर रीजन के 18 तालाबों की स्वीकृति मिली। कोटा के तालाबों पर 81 और जयपुर रीजन पर 48 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्र ने स्कीम के तहत टेंडर जारी करने की स्वीकृति जारी की है। राजस्थान के तालाबों की स्थिति को देखते हुए केंद्रीय जल आयोग ने स्पेशल केस माना। कुछ तालाब 6 और कुछ 15 महीने के भीतर निखर सकेंगे। बारिश के पानी से लबालब होने के बाद गांव की तस्वीरें निखरेगी। तालाब तैयार होने के बाद पर ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं है। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में आचार संहिता लगने के बाद प्रदेश के तालाबों के जीर्णोद्धार की फाइल अटक गई थी। इस फाइल में सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के तहत तालाबों में काम होना था, लेकिन अब फाइल पर स्वीकृति मिलते ही जल संसाधन विभाग ने टेंडर जारी करना शुरू कर दिया है ताकि काम तेजी से करवाया जा सके। उधर अपने गांव के प्राचीन तालाब के जीर्णोद्धार की बात सुनकर ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं है। तालाब तैयार होगा तो पशुओं के लिए भी पेयजल का इंतजाम हो सकेगा। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कोटा और जयपुर रीजन के कुछ तालाबों को केंद्र ने स्पेशल केस मानते हुए स्वीकृति जारी की है और प्रदेश में अन्य जिलों का भी जल्द ही नंबर आ सकता है। राजस्थान में ERCP और ताजेवाला के MOU के बाद केंद्र अब किसानों पर और मेहरबान हो गया है। राजस्थान में कोटा और जयपुर रीजन के करीब 80 तालाबों के दिन फिरने वाले हैं। जल संसाधन विभाग ने टेंडर जारी कर दिया है। केंद्र की सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत उन तालाबों के दिन फिरेंगे जो लुप्त हो गए हैं या जिनमें मिट्टी भर गई है। बरसों से उन प्राचीन तालाबों की खैर खबर नहीं ली गई। बड़ी बात यह है कि केंद्र के सहयोग से मिलने वाली राशि के हिस्से को जोड़ा जाए तो 80 तालाबों पर 125 करोड़ से ज़्यादा की राशि खर्च की जाएगी। 6 से 15 महीने में काम पूरा हो जाएगा और बरसात का पानी इन तालाबों में भरा जा सकेगा। कैमरामैन राकेश के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 1.5 महीने में 2 बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मेल के जरिए मिले बम थ्रेट के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन नतीजा सिफर निकला। ऐसे में अब जयपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था और मुस्तैदी सुरक्षा एजेंसियों ने अवैध किले में तब्दील कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। 16 फरवरी को जयपुर एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल था। एयरपोर्ट के चप्पे चप्पे पर सर्च किया जा रहा था। वजह थी 15 फरवरी की रात को आया एक मेल। यह मेल जयपुर एयरपोर्ट की आधिकारिक मेल एड्रेस पर आया था, जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी थी। मेल में जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पहले तो वहां मौजूद लोगों को लगा कि हर बार की तरह यह भी सुरक्षा व्यवस्था की मॉक ड्रिल है, लेकिन जब असलियत सामने आई तो होश उड़ गए। लेकिन राहत की बात यह रही कि सर्च अभियान में जयपुर एयरपोर्ट पर कहीं पर भी बम नहीं मिला। हालांकि उसके बाद जयपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद कर दी गई।
पिछले 1.5 माह में जयपुर एयरपोर्ट को 2 बार बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद और मुस्तैद नजर आ रही हैं। चप्पे चप्पे पे सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती की गई है तो आने जाने वालों पर पैनी निगाह रखी जा रही है। मकसद यही है कि ये भले ही इन धमकियों के बाद किसी तरह सा बम जयपुर एयरपोर्ट पर नहीं मिला, लेकिन फिर भी अगर कोई अनहोनी होती है तो उसको जल्द से जल्द निपटा जा सके। जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले मेल एड्रेस की जांच की गई, जिसमें मेल का आईपी एड्रेस बेंगलुरु का मिला। मेल करने वाले शख्स की तलाश अब भी जारी है। जयपुर एयरपोर्ट प्रबंधन ने एयरपोर्ट पर सुरक्षा लेयर को पहले से ज्यादा बढ़ा दिया है। बॉम्ब थ्रेट के बाद जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ाई। त्रिस्तरीय सुरक्षा को बढ़ाकर चौथी लेयर जोड़ दी गई है। एयरपोर्ट के एंट्री गेट पर व्हीकल की अच्छे से तलाशी ली जा रही है। यात्रियों से एंट्री गेट पर फ्लाइट से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं। संतोषजनक जवाब मिलने के बाद ही यात्री को व्हीकल के साथ प्रवेश मिल रहा है। एयरपोर्ट परिसर में यात्री और सी ऑफ करने वालों पर कैमरों के जरिए निगरानी बढ़ाई है। पार्किंग में सभी वाहनों पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। क्यूआरटी टीम एयरपोर्ट रनवे से लेकर पूरी 4 दीवारी के दिन में 10 चक्कर लगा रही है। वॉच टावर पर सीआईएसएफ के जवान रनवे पर नजर रख रहे हैं। यात्रियों के लगेज की जांच को भी पहले से ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। जयपुर एयरपोर्ट पे एक के बाद एक आ रहे धमकी भरे मेल को लेकर सुरक्षा एजेंसियां चौकस हैं और जांच कर रही हैं कि आखिर मेल भेजने वाले के मकसद क्या है। और अब जो बात सामने आई है कि इस बार 15 फरवरी को जो मेल भेजा गया था वो बेंगलोर के आईपी एड्रेस से भेजा गया था। इन सब के बीच सवाल यही उठता है कि आखिर उस आरोपी को पुलिस कब गिरफ्तार करेगी जो बार बार मेल भेजकर जयपुर एयरपोर्ट की टेंशन बढ़ा रहा है। कैमरा पर्सन यश के साथ जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण के एक नहीं, 2 नहीं बल्कि करीब 100 फर्जी पट्टों के एक मामले ने खुद जेडीए और गृह विभाग के अधिकारियों में खलबली मचा दी। खलबली का कारण मुख्य सचिव सुधांशु पंत की तरफ से मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब करना है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की ये खास रिपोर्ट। जन सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव सुधांशु पंत को एक शिकायत मिली। इस शिकायत में बताया गया कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के थाने में पिछले साल एक मामला दर्ज कराया गया। इस मामले में यह आरोप लगाया गया कि जेडीए के करीब 100 फर्जी पट्टे बनाकर आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और अन्य बैंकों से ऋण ले रखा है। ऋण लेने के लिए इन फर्जी पट्टों को सब रजिस्ट्रार ऑफिस से पंजीकृत भी करा लिया गया। शिकायत में कहा गया कि फर्जी पट्टे जारी करने और उस पर ऋण उठाने के मामले में आरोपियों के खिलाफ जिम्मेदार एजेंसियां ठोस कार्रवाई नहीं कर रही। इससे शिकायत पर मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव से 18 फरवरी तक जवाब मांगा था। नगरीय विकास विभाग ने जवाब देने के लिए ये प्रकरण जेडीए को भिजवा दिया। जेडीए प्रशासन ने फर्जी पट्टों के मामले में सभी जोन कार्यालयों से जानकारी मांगी थी। आपको सबसे पहले बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। पिछले साल एसओजी थाने में शंकर खंडेलवाल और अन्य के खिलाफ ये मामला दर्ज करवाया गया था। मामले में आरोप लगाया गया कि जेडीए के करीब 100 फर्जी पट्टे तैयार किए गए और उनको पंजीकृत कराकर आदर्श सोसाइटी और अन्य बैंकों से करोड़ों रुपए के ऋण उठा लिए गए। एकत्रित की गई जानकारी के अनुसार झोटवाड़ा और वैशाली नगर इलाके में स्थित मित्र नगर, तारानगर डी, मानसरोवर कॉलोनी, कल्याण कुंज, राणा प्रताप नगर, रामनाथपुरी, बाल विहार, स्कीम नंबर 5 कल्याणपुरी, हनुमान नगर बी ब्लॉक, ऑफिसर्स कैंपस विस्तार, ब्रिज मंडल कॉलोनी, कृष्णा नगर, चित्रकूट स्कीम, भगवान बाहुबली नगर और भौमिया नगर के भूखंडों के जेडीए के फर्जी पट्टे तैयार किए गए। अधिकतर पट्टे शंकर खंडेलवाल, उनके परिजन और उनके जानकारों के नाम से तैयार कराए गए। एक ही भूखंड के एक ही नाम से 4 फर्जी पट्टे बनाए गए और उन्हें अलग अलग सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में पंजीकृत कराया गया। इनमें से कई भूखंडों के तो पट्टे खुद जेडीए ने ही जारी नहीं किए। एकत्रित की गई जानकारी के मुताबिक ऐसे पट्टों की संख्या फिलहाल 96 है, लेकिन इससे ज्यादा फर्जी पट्टे होने का अनुमान है। सिंडिकेट बैंक से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण में प्रवर्तन निदेशालय ने शंकर खंडेलवाल के बयान लिए थे। शंकर खंडेलवाल ने प्रवर्तन निदेशालय को दिए बयान में स्वीकार किया कि उसने कई भूखंडों के फर्जी पट्टे बनाए और उन पट्टों के आधार पर आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी और अन्य बैंकों से ऋण लिया गया। आपको बताते हैं कि शंकर खंडेलवाल ने प्रवर्तन निदेशालय को दिए बयान में क्या जानकारी दी। मानसरोवर कॉलोनी में भूखंड संख्या 93C के फर्जी पट्टे से आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सिंडिकेट बैंक
और ICICI बैंक से ऋण लिया। मित्र नगर में भूखंड संख्या 18 का भी फर्जी पट्टा बनाया गया। इस पर सिंडिकेट बैंक से ऋण लिया गया। मानसरोवर कॉलोनी झोटवाड़ा में भूखंड संख्या 59 का भी फर्जी पट्टा बनाकर आदर्श सोसाइटी और हीरो फिनकॉर्प से ऋण लिया गया। मित्र नगर कालवार रोड के भूखंड संख्या 1 से 6 और 20, 22, 24, 25, 27, 28 सभी भूखंडों के फर्जी पट्टे बनाए गए। इन पट्टों पर सिंडिकेट बैंक और आदर्श सोसाइटी से ऋण लिया गया। तारानगर डी कॉलोनी के भूखंड संख्या 239 से 246, 248 और 249 के JDA के फर्जी पट्टे बनाकर आदर्श सोसाइटी और सिंडिकेट बैंक से ऋण ले रखा है। श्री रामनगर के भूखंड संख्या D54 का फर्जी पट्टा बनाकर ऋण लिया गया। ऑफिसर कैंपस विस्तार के भूखंड संख्या 171 के फर्जी पट्टे बनाकर बैंकों से ऋण लिया गया। विजय सिंह पथिक नगर के भूखंड संख्या 185, 186 के फर्जी पट्टे से आदर्श सोसाइटी से ऋण लिया गया। आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के फर्जीवाड़े को लेकर SOG ने खुद एक प्रकरण 27 दिसंबर 2018 को दर्ज किया था। इस दर्ज प्रकरण के साथ जो प्राथमिक सूचना दर्ज करवाई गई, उसके मुताबिक जिन कंपनियों को ऋण दिया गया उनमें शंकर खंडेलवाल और उनके परिजनों से जुड़ी कंपनी भी शामिल है। इसके अनुसार श्री गोविंद कृप बिल्ड मार्ट प्राइवेट लिमिटेड को आदर्श सोसाइटी ने 50 करोड़ रुपए ऋण दिया। इस कंपनी में शंकर खंडेलवाल और उनके परिजन निदेशक है। SOG की प्राथमिक सूचना में इस कंपनी में शंकर खंडेलवाल और उनके परिजनों के सोसाइटी के अकाउंट बैलेंस की जानकारी दी गई। ये अकाउंट बैलेंस माइनस में 4.94 करोड़ से लेकर 236 करोड़ रुपए तक बताया गया। JDA के फर्जी पट्टे जारी कर उनका सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में पंजीकरण कराना और उनको गिरवी रख बैंकों से करोड़ों रुपए का ऋण उठाना पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा करता है। JDA का हुबहू पट्टे का प्रारूप तैयार करना और उस पर JDA की फर्जी मोहर लगना सवाल खड़े करता है। क्या JDA कार्मिकों की भी इस मामले में भूमिका है? मुख्य सचिव को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट के बाद देखना ये होगा कि क्या JDA के तत्कालीन जोन उपायुक्तों और कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं, और फर्जी पट्टे निरस्त करने की कार्रवाई अपने अंजाम तक पहुंचती है या नहीं। सत्यनारायण के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। अलवर के किशनगढ़ बास के ब्रिंग्सपुर में गोमांस की मंडी लगाने के मामले में पुलिस सख्त हो गई है। भिवाड़ी SP अनिल बेनीवाल के निर्देशन में पुलिस द्वारा मौके पर अवैध रूप से मकान बनाकर रह रहे लोगों के मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान मौके पर भिवाड़ी SP ASP दिलीप सैनी, तिजारा CO मुनीश मीणा समेत अन्य अधिकारियों ने मौके पर मैं ज़ाब्ता पहुंचकर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। किशनगढ़ बास में बीफ मंडी लगने का मामला सामने आने के बाद से पुलिस और प्रशासन तेजी से कार्रवाई कर रहा है। हम इस मौके पर हैं जहां कई मकानों को ध्वस्त किया गया है। सरकारी ज़मीन पर बने ऐसे स्ट्रक्चर ढाए गए हैं। मेरे साथ हम भिवाड़ी ASP दिलीप सैनी हैं। सर, अब तक जो कार्रवाई हुई है वो क्या है? कितने लोग इस इलाके में रह रहे थे और क्या गो तस्करी, गोकशी होने के सबूत मिले हैं? यहाँ इस तरह की बात न्यूज़ कटिंग से सामने आई शुरू में कि यहाँ गो तस्करी की कुछ घटनाएं हुई हैं। इसके संबंध में यहाँ कॉम्बिंग की गई और यहाँ पुलिस की अलग अलग टीमें बनाकर उस पूरी एरिया के बारे में जहाँ जहाँ इस तरह के स्पॉट थे उनको चिन्हित किया गया। प्रशासन के अलग अलग विभाग के कोऑर्डिनेशन से जहाँ जहाँ इलीगल ऑक्यूपेशन थे, इलीगल स्ट्रक्चर थे, अवैध रूप से खेतीबाड़ी की जा रही थी, उनको संबंधित विभाग ने अपने अपने तरीके से नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उनको डिस्पोजेस किया, इलीगल स्ट्रक्चर को डिमोलिश किया। कितने अभी यहाँ पे गाय मिलने की बात थी, क्या हाथ पैर बंधी हुई गायें या इस तरह की यहाँ मिली हैं? यहाँ कल भी पुलिस की टीम ने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव काम किया। कुछ गायें भी मिली। कल मुकदमा भी दर्ज किया गया अवैध गौकशी के संबंध में और काफ़ी लोगों को नामजद भी किया गया, उनकी धरपकड़ भी की गई। बहुत से संदिग्ध लोग भी पकड़े हैं और उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन भी जारी है और फर्दर भी इस तरह की वारदातें ना हो इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये देखने में आया कि मकान यहाँ बने हुए थे, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ थे, बिजली के कनेक्शन थे, बोरिंग थी, कुछ बिजली की जो DP है वो हटाई गई है। बिजली विभाग ने भी अपनी तरफ से जो जो अवैध कनेक्शन लगे हुए थे, अवैध स्थान पर लगे हुए थे, अवैध
निगम मटेरियल को काम में लेकर के लगे हुए थे, उन सबको चिन्हित किया और यहाँ कई अवैध खेती के लिए अवैध नलकूप खोद करके खुदाई करके उनमें भी बिजली की मदद से अवैध बिजली की मदद से सिंचाई कर रहे थे। तो बिजली विभाग की टीम ने भी उनको आइडेंटिफाई किया है, नलकूप को हटाया है और 5-6 ट्रांसफार्मर भी जब्त किए हैं, लाइन मटेरियल भी जब्त किया है। बिजली विभाग भी अपनी तरफ से नियमानुसार VCR भर के कार्रवाई कर रहा है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक मल्टी डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के से ये कार्रवाई हो रही है और पुलिस इसमें इमदाद में पूरा प्रयास कर रही है। कानून का भय है। मैं आपको दिखा दूं कि ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं, जो सामने पहाड़ है वहां तक पूरा सिवाय तक सरकारी जमीन है। अलग अलग जगह पे मकानात बनाए हुए हैं जिनको पुलिस की टीमों ने ध्वस्त किया है। दूर आपको गाड़ी, आगे JCB और ध्वस्त किए हुए मकान दिख रहे हैं। पुलिस 2 दिन से लगातार यहाँ कार्रवाई कर रही है और आगे आने वाले कुछ दिनों भी यहाँ पर कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस प्रशासन और रेवेन्यू विभाग ने यहाँ अवैध रूप से खेती की जा रही उसे नष्ट करने की तैयारी की है। ट्रैक्टर्स बुलाए गए हैं, वो शायद कल तक यहाँ ट्रैक्टर्स आएंगे और जितनी फसल इस सरकारी जमीन में उगाई गई है उसको नष्ट करेगी। मकान, जो पक्के मकान थे उन्हें तोड़ दिया गया है, कच्चे मकान थे उन्हें तोड़ दिया गया है और नामजद FIR दर्ज की गई है। उन आरोपियों की तलाश जारी है। अब तक 35 से ज्यादा लोगों से पूछताछ पुलिस की ओर से की गई है। नहीं, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।